नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 15 फरवरी 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव कोट से कीजिए। पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चेकआउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन और क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स जो आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सीरीज़ के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये शेयरिंग का सिलसिला जो है वो हमें स्टॉप नहीं करना है। हमें इस सीरीज़ को वन ऑफ द बेस्ट बनाना है। इसका पोटेंशियल तो है ही, क्वालिटी कंटेंट है, लेकिन अभी भी लोगों को इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप एक स्टैंड लेंगे, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर शेयर करेंगे, तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट और दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, उनके लिए भी यह सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फॉल इन स्टॉक मार्केट्स के बारे में। हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो 3% गिर चुकी हैं सिर्फ एक ही दिन में। राइट, पिछले 10 महीनों में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट जो है वो हमें कल यानी कि मंडे को देखने को मिली। और सिर्फ हमारे देश की मार्केट्स नहीं, टोक्यो से लेकर लंदन की जो बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं, ये सारी बड़ी मार्केट्स में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई? मेन रीज़न है रशिया वर्सेस यूक्रेन की जो सिचुएशन है। जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाले लेक्चर में हमने इस टॉपिक को विस्तार से डिस्कस किया था। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लेक्चर्स देखते हैं, उनको थरोली पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इश्यू चल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है, जो सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 2014 में भी एक ऐसा इश्यू हुआ था और अभी भी एक ऐसा नया इश्यू हुआ है। और इसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि यूएसए जो हैं वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। और यूएसए के जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने ये बताया है कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, एक सरप्राइज अटैक कर सकता है, यानी कि एक युद्ध जो है उसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि अगर आप दुनिया के टॉप देशों को देखें जो सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो रशिया का नाम आपको उस लिस्ट में देखने को मिलेगा। रशिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो अगर रशिया युद्ध जैसी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली वो अपना एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे देशों से वो मंगवाता है वो इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर अगर ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑयल एंड गैस की जो डिमांड है वो तो स्टैटिक है और सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो सप्लाई और डिमांड के बीच में एक मिसमैच आएगा और प्राइस जो है इन सारी चीज़ों की बढ़ जाएगी। इनफैक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन जो हो चुकी है, इसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है वो पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा पहुंच गई है। 94 से $96 पर बैरल ऑयल की प्राइस हो चुकी है। और कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये प्राइस जो है वो $100 को भी अभी क्रॉस कर जाएगी। अब ऑयल की प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है और सारी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ जब होती है तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। अब यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है उसको अपना रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको पैसों का जो फ्लो है उसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा और उसके लिए आप जो अपना रेपो रेट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यूएसए की जो फेड रिज़र्व हैं वो अब पहले थोड़े टाइम के बाद, अब जब हमारा बजट आया था तब भी बात हुई थी कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट जो है वो फेडरल रिजर्व इंक्रीज करेगी। लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन ऑल ऑफ द सडन बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, तो यूएसए की फेडरल रिजर्व को रेट इंक्रीज करना पड़ेगा।
अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो भारत की मार्केट के ऊपर कैसे आएगी, इसको हम देखते हैं। एक रफ एग्जांपल आपको देता हूं, बेसिक एग्जांपल समझने के लिए है। देखिए, यूएसए की फेडरल रिजर्व ने लेट्स से इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% रखा है, मान लेते हैं। और फिर यहाँ से यूएसए की एक बैंक है जो आपको 3% पर लोन देगी, ठीक है। 1% उन्होंने अपने लिए रखा है। तो 3% पर अगर आपको लोन मिल रही है तो आप सोचेंगे कि चलो मैं $1,00,000 जो है वो यूएसए की बैंक से एक लोन ले लेता हूँ, और ये $1,00,000 को मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, उनकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। तो आपने लेट्स से इंडिया की स्टॉक मार्केट में $1,00,000 जो है वो इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न में मिल रहे हैं 5%। आपने 1,00,000 जो इन्वेस्ट किया तो उसके बदले में आपको लेट्स से हर महीने की बात करते हैं चीज़ों को थोड़ा इजी करने के लिए, कि हर महीने आप इसमें से $5,000 जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? $3,000। तो बीच में बचे आपके $2,000। तो आपको $2,000 का हर महीने प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि दिस इज ए गुड डील। अगेन एक रफ एग्जांपल है, ऐसा हर कोई नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो अब अगर ये 2% जो हैं उसको 3% अगर कर देगी फेडरल रिजर्व, और ये 3% जो है ये 4% हो जाएगा लेट्स से, तो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, आप सिर्फ $1,000 कमा पाएंगे। और लेट्स से कि ये अगर 4% हो गया और ये 5% हो गया, तो फिर आप इतना रिस्क क्यों लेंगे? आप $1,00,000 बोरो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 मिल रहे हैं, 5,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई काम थोड़ी करेगा। तो यही होता है, जब फेडरल रिजर्व अपने रेट इंक्रीज करती है तो हमारे देश से बहुत सारा पैसा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है वो पैसा वापस चला जाता है और स्टॉक मार्केट और ज़्यादा गिर जाती है। अब ओपेक प्लस एक ग्रुप है, इसमें 2 डजन जितने देश हैं, इसमें सऊदी अरेबिया और रशिया भी हैं। जब ओपेक प्लस की बात करते हैं तो रशिया भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारे देश कई महीनों से ये कह रहे हैं कि हम ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन बहुत सारे ओपेक प्लस मेंबर्स जो हैं वो सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। वो इनफ पेट्रोल या फिर फ्यूल या फिर क्रूड ऑयल जो हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से सप्लाई लैग हुआ है बहुत सारे देशों में। अब कोविड को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। तो ऑयल की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और इसकी वजह से प्राइस जो है चीज़ों की बढ़ रही है। अब चीज़ों की प्राइस जब बढ़ेगी, ऑयल की प्राइस लेट्स से जब बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो इनफैक्ट 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो ये है कि आप ऑयल की प्राइस जो है, फ्यूल की प्राइस को इंक्रीज़ कर दीजिए, तो ये होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप ड्यूटी कम कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल में से 50 रुपये कमा रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को 100 ही रखने के लिए फिर गवर्नमेंट जो है ये 50 को कर देगी 45 या फिर 40, राइट। तो ऑयल की प्राइस हम रिटेल प्राइस हम 100 रुपये ही पे करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू जो है वो कम मिलेगा। अब गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू कम मिलेगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट को दूसरी जगह से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, और पैसे जब बोरो करेगी सरकार तो फिर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि कितने सारे इश्यूज जो हैं, देख रहे हैं कितने सारे इश्यूज जो हैं, वो सिचुएशन कहीं और हैं। प्रॉब्लम यूक्रेन और रशिया के बीच में है, और इसकी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर हो रही है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, बिकॉज आज हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पूरी दुनिया जो है, दुनिया की इकोनॉमी आज हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं पर कुछ होता है तो इसकी इम्पैक्ट हमारे जैसे देश पर तो बहुत होती है, क्योंकि आज भी हम 85% जितना ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट। स्टॉक मार्केट में कितना उछाल आया है, कितना ड्रॉप हुआ है, एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी समझ के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन गवर्नमेंट प्लस आरबीआई, या फिर गवर्नमेंट और आरबीआई के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यह बताया कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कंप्लीट हार्मनी है, पीस है, राइट। एकदम अच्छे रिलेशन है, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपको पता है कि बजट में ये डिसाइड किया गया कि क्रिप्टो करेंसी नहीं लेकिन क्रिप्टो एसेट के तौर पर इसको देखा जाएगा, और इसके ऊपर 30% जो अभी आप प्रॉफिट कमाएंगे तो उसके ऊपर 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ
निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया कि जब ये डिसीजन लिया गया तब भी आरबीआई को ऑन बोर्ड रखा गया था। अगर जीएसटी के साथ जुड़े हुए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं तो भी आरबीआई को इन्फॉर्म किया जाता है। तो सरकार और आरबीआई जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं, कोई टसल या फिर कोई इश्यूज जो हैं वो नहीं है। और सिर्फ एक दो टॉपिक नहीं, सारे अलग अलग पॉइंट्स पर कोई भी इश्यू जो है वो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन एंड ए हेल्थी साइन फॉर इकोनॉमी। बैंक के हेल्थ सेक्टर के बारे में, यानी कि बैंकिंग में एनपीए कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट की बैंक से उन्होंने एनपीए को कम करने में काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले किया है और काफ़ी अच्छे स्टेप्स भी उठाए हैं। और इसके साथ साथ एलआईसी के बारे में हमने कल बात की थी, तो उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एलआईसी के बारे में उन्होंने ये बताया कि जब से ये DRHP फाइल किया गया है बाय एलआईसी, तो मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके आईपीओ को लेकर। दोस्तों, नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी कि NIBRI निब्री अब लॉन्च हो गया है। ये एक नोमुरा नाम की फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, कंपनी है। तो इस रिपोर्ट का कहना यह है, इस इंडेक्स का कहना यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये अब बैक टू नॉर्मल आ चुकी है। की ट्रैकर्स, जो बड़े बड़े पॉइंट्स को देखा जाता है और फिर एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हुई है या नहीं, तो की इंडिकेटर्स जो नोमुरा के हैं वो ये कहते हैं कि प्री पेंडेमिक लेवल का बिजनेस जो है अब वापस हमें देखने को मिल रहा है। निब्री इंक्रीज्ड टू 119.5 for the week ended on 13th February from 114.2 in the previous week। जो 13 फरवरी को जो वीक एंड हुआ, जो संडे था 13 फरवरी को, तो ये जो वीक था, इस वीक में 119.5 परसेंटेज पॉइंट टोटल अगर देखें तो 19.5 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज देखने को मिला और ओवरऑल जो है ये 19.5 तक पहुंच गया। उससे पहले का जो वीक था तो उसमें ये इंडेक्स 114.2 था। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि बड़ा जंप जो है वो देखने को, ये 17.7 परसेंटेज पॉइंट की रिकवरी जो है वो दिखाती है। इसके साथ अलग अलग मोबिलिटी इंडिकेटर्स को देखें कि लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिसेस में जा रहे हैं, राइट, रिटेल एरिया में कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर रिक्रिएशन, जो घूमने के लिए जाते हैं, जिम एक्सेट्रा, तो ये सारे एरियाज़ को भी अगर देखें तो यहाँ पर भी हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। नोमुरा का कहना यह है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव स्कीम्स हैं, ये ओमिक्रॉन का जब इश्यू चल रहा था तो उस टाइम पर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव स्कीम्स, जहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ऐसी सर्विस सेक्टर पर इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली हुई है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इतनी कोई ख़ास इम्पैक्ट जो है वो नहीं हुई है। इम्पैक्ट हुई थी लेकिन अब वो वापस बैक टू नॉर्मल फरवरी में आ चुकी हैं। इसके साथ बजट में जो हायर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट हुआ है, फिर फ़िलहाल मॉनिटरी कंडीशंस जो हैं, पैसे इजीली अवेलेबल हैं, मींस रेट्स जो हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं और सर्विसेज भी बैक टू नॉर्मल आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेल विंड के तौर पर काम करेगी। टेल विंड का मतलब क्या होता है? हेड विंड और टेल विंड, दो चीज़ें होती हैं, हेड विंड और टेल विंड। तो इट्स लाइक अगर आप इस दिशा में आगे दौड़ रहे हैं, लेट्स से आप यहाँ पर हैं और आप आगे जा रहे हैं, तो अगर इस तरफ से हवाएं आ रही हैं तो आपकी स्पीड कम होगी। दिस इज कॉल्ड हेडविंड, कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल के तौर पर काम करेगी। लेकिन अगर आप इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से हवाएं आ रही हैं तो इट विल पुश यू, इजंट इट? तो दिस इज कॉल्ड टेल विंड, ये वाली सिचुएशन। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हुई यहाँ पर, कैपेक्स, मॉनिटरी कंडीशन, सर्विस नॉर्मलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें टेलविंड के तौर पर काम करेगी इन नियर फ्यूचर। फिर बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन जो है वो हमारे देश में भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये पिछले 7 महीनों का सबसे ज़्यादा रेट जो है वो हमें जनवरी में देखने को मिला। आरबीआई की एक लिमिट सेट की है सरकार ने, 4% कहा है और मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2, इस 2 के बीच में जो हैं 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब इन्फ्लेशन जो है वो जनवरी में 5.66, बेग योर पार्डन, जनवरी से पहले का जो दिसंबर महीना ये 5.66% था,
जनवरी का आंकड़ा जो है वो बाहर आया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहती है कि जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 6.01% पहुंच गया है। लास्ट जनवरी में ये 4.06% था। ये एक हेल्थी रेट है, ये डेंजरस रेट है। और सिर्फ फूड में नहीं, नॉन फूड सेगमेंट्स को देखें आप, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइट, हाउस होल्ड गुड्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में भी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन 2 सालों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा है, 9.6%। क्रूड ऑयल की प्राइस वन ऑफ द मेन रीज़न है। रिटेल फ्रंट की बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है 3.3% से, और फूड और बेवरेजेस का इन्फ्लेशन जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, और वेजिटेबल्स जो हैं इनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। पल्सेस जो हैं इसमें भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, अभी तक क्या था कि सामान बेचने के लिए जो इनपुट हैं, जो रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, तो मैन्युफैक्चरर्स ने ये प्राइस जो है वो अपनी फाइनल एमआरपी जो है वो इंक्रीज़ नहीं की थी। लेकिन अब आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो ये सामान हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इनकी प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ करके फिर फाइनल प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज़ होगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी। और WPI की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये थोड़ा ड्रॉप हुआ है, लेकिन अभी भी ये डबल डिजिट में ही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ऑटो PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नाम से ही पता चल जाता है कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? टू प्रोड्यूस मोर टू गेन मोर। तो ये सरकार कह रही है कि आप ज़्यादा सामान यहाँ पर बनाइए और हम आपको कुछ कॉम्पनसेट करेंगे, आपको थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो हमसे मिलेंगे, एक प्रकार का सपोर्ट। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर जो हैं इनकी PLI स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल का कहना यह है कि आने वाले 5 सालों में ये PLI की वजह से 2,31,500 करोड़ जितना आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा। और भारत का जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में जो ग्लोबल शेयर हैं ये भी इंक्रीज़ होगा, ख़ास करके जो इको फ्रेंडली EVs और इन सारी चीज़ों में भी भारत जो है वो आगे आएगा और उभरेगा। सरकार चाहती है कि ऑटो और ऑटो पार्ट्स मेकर्स जो हैं वो हमारे देश में अपने बेस बनाए, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डालें। और कुछ 20 एप्लीकेंट्स जो हैं PLI के, तो इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो इनका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कुछ 45,000 करोड़ का है। और दूसरा जो ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट आने वाला है, दिस इज़ लाइक ऑटो कंपोनेंट्स और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हो, तो इट इज़ लाइक 42,500। ऑटो कंपोनेंट को लेकर अभी PLI जो है, मीन्स लिस्ट जो है वो अभी कैंडिडेट्स जो हैं ये अप्रूव, फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी सरकार इसको तय करके लॉन्च करेगी। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, Hyundai एंड M&M एंड हीरो मोटर्स एंड बजाज एंड ओला इलेक्ट्रिक एंड अशोक लेलैंड एंड देयर आर मेनी अदर, सुजुकी मोटर्स हैं। और एडवांस्ड ऑटो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनका मार्केट शेयर जो है, ग्लोबल मार्केट शेयर कुछ 18% जितना है, और ये 30% हो जाएगा बाय 2030। भारत का शेयर जो है इसमें सिर्फ 3% है, तो अभी बहुत आगे हमें बढ़ना है। एंड आई एम श्योर ऑटो PLI स्कीम जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एज ए पुल फैक्टर। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर बहुत ही इजी है। इट इज़ शक्तिकांता दास, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने ही ये कहा था कि ये क्रिप्टो करेंसीज की वजह से एक देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में आ जाती है। और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन पूछ रहा हूँ आपको, टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर किन को अपॉइंट किया गया है? 4 नाम है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। हमारी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस लेक्चर, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस लेक्चर के PDF को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई सी यू सून। क्यूरियसली फॉरएवर पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आज आने वाले हैं। एक वीडियो कल हमने लॉन्च किया था, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन इसरो, राइट? इसरो का जो लेटेस्ट मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को इसरो ने कल लॉन्च किया। इसके साथ 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, तो उनके बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो शेयर किए, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आई सी यू सून, एंजॉय योर स्टडीज़, स्टे क्यूरियस, जय हिंद।